नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अंडमान निकोबार आइलैंड्स की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, वैसे तो ये आइलैंड्स अक्सर सुर्खियों में रहते ही हैं, लेकिन इस बार ये सुर्खियों में इसलिए आए थे बिकॉज भारत सरकार के द्वारा निकोबार आइलैंड्स को डेवलप करने के लिए एक ग्रेट निकोबार प्लान रिलीज किया गया था। इसी के चलते हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं ये भारत की सिक्योरिटी और भारत की ट्रेड में क्या अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा आपके साथ में इसकी लोकेशन की भी बात करूंगा, जो कि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रेलेवेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, सो देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे ये भारत का एक तरीके से सदर्न और साथ में ही ईस्टर्न फ्रंटियर दोनों बनाते हैं। यानी कि एक तरीके से हमारा सदर्न जो एक्सटेंट है, सदर्न जो लिमिट है, वो ऑलमोस्ट अंडमान निकोबार आइलैंड से ही निर्भर होती है और हमारी जो ईस्टर्न लिमिट है वो भी ऑलमोस्ट अंडमान निकोबार आइलैंड से ही निर्भर होती है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें दोस्तों, ये लगभग 700 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे लोकेटेड है फ्रॉम इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट। यानी कि जो हमारा ये वाला कोस्ट है ना, इससे लगभग 700 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे ये लोकेटेड है। नॉटिकल माइल्स यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ऐसा मान लीजिए एक नॉटिकल माइल जो है वो 1.8 किलोमीटर के आसपास होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1200 साढ़े 1200 किलोमीटर की दूरी पर ये लोकेटेड है। इसका जो पूरा का पूरा एक्सटेंट है, यानी कि ये नॉर्थ से लेकर के साउथ तक इसका जो एक्सटेंट है, इसका डिस्टेंस लगभग 750 किलोमीटर का है। जो मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है ये वाला पॉइंट, जो ये आप देख सकते हैं एक पिन के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली भारत का और अंडमान निकोबार का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसको कि इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। तो ये भारत का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो भी अंडमान निकोबार में ही लोकेटेड है। इस मैप से आप और क्लियरली देख पाएंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो ये आइलैंड्स हैं ये असल में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। आप देख सकते हैं ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स की लोकेशन यहाँ पर है और उसको अगर आप जूम इन करते हैं तो आपके सामने है। थोड़ा ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर आ जाता है नॉर्थ अंडमान, उसके बाद आ जाता है मिडिल अंडमान, उसके बाद आता है साउथ अंडमान, देन वी हैव द लिटिल अंडमान, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण 10 डिग्री चैनल आता है, उसके बाद आता है कार निकोबार आइलैंड, देन वी हैव द लिटिल निकोबार आइलैंड और यहाँ पर आपका सबसे नीचे आ जाता है इंदिरा पॉइंट। राइट, तो ये कुछ कुछ आइलैंड्स हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो कैपिटल सिटी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, दैट इज कॉल्ड एज पोर्ट ब्लेयर। कई सारी जानकारी आपको और दी जाएगी आगे जाके वीडियो में। अब देख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट आर्कीपेलागो माना जाता है। आर्कीपेलागो का मतलब क्या होता है, यानी कि द्वीपों का एक तरह का समूह, और इसमें 572 के आसपास द्वीप हैं जो कि आपस में डिवाइड किए गए हैं 10 डिग्री चैनल के माध्यम से। 10 डिग्री चैनल मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखा चुका हूँ। ये आपका 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल के ऊपर आपके आते हैं अंडमान आइलैंड्स, 10 डिग्री चैनल के नीचे आपके आते हैं निकोबार आइलैंड्स। नाउ इनकी अगर ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी सी और आपको एक जीके की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। वैसे तो इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई जा सकती है कि ये बेसिकली फॉर्म कैसे हुए हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे ये वाली जो लाइन आप देख पा रहे हैं, लाल रंग की लाइन जो है, ये एक तरह के माउंटेन्स थे। ये एक तरह के जो माउंटेन्स हैं ये बेसिकली देखने को मिलते हैं म्यांमार में, और म्यांमार में इन माउंटेन्स का नाम है अराकान योमा रेंजेस ऑफ वेस्टर्न म्यांमार, जो कि वहीं से एक्सटेंड होते होते फिर ये सी से बाहर निकल आते हैं, जहां पे आपके ये बन जाते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स। उसके बाद ये माउंटेन्स आगे जाके इंडोनेशिया के सुमात्रा में भी चले जाते हैं। तो ये वही माउंटेन्स हैं जो कि आगे जाके अंडमान निकोबार आइलैंड्स बन जाते हैं। इसकी और थोड़ी सी जीके, इसकी और थोड़ी सी लोकेशन जान लीजिए। ये सवाल पहले यूपीएससी एक बार पूछ भी चुकी है। 2017 में एक बार ये सवाल आया था कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स एग्जैक्टली किससे सबसे ज्यादा नजदीक लोकेटेड है। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है दोस्तों, इसके ये 90 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। थाईलैंड से 270, मलेशिया से 420, सिंगापुर से 920 नॉटिकल माइल्स। भारत में बात करें, कोलकाता से 1255 किलोमीटर, चेन्नई से 1190 किलोमीटर और विशाखापट्टनम से 1200 किलोमीटर की दूरी पर ये लोकेटेड है। ये वाला मैप आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देख सकते हैं कोलकाता दिखाया हुआ है, वाइजाग दिखाया हुआ है, चेन्नई दिखाया हुआ है, और इधर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए फुकेत यानी कि थाईलैंड का एक आइलैंड है। इंडोनेशिया, इसमें सुमात्रा 163 किलोमीटर बोला हुआ है, और बहुत ही नजदीक पड़ता है म्यांमार का एक आइलैंड जिसका नाम है कोको आइलैंड, जो कि 45 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, ये कोको आइलैंड जो है ये म्यांमार का आइलैंड है। एक और आइलैंड पड़ता है जिसको कहा जाता है कोकोस आइलैंड। डोंट गेट कंफ्यूज, कोको और कोकोस दोनों अलग अलग हैं। ये जो कोकोस आइलैंड है ये बेसिकली आता है ऑस्ट्रेलिया की जुरिस्डिक्शन में, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स के दक्षिण में पड़ता है। कोको आइलैंड म्यांमार के अंडर आता है और ये इसके उत्तर में पड़ता है।
इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात तो ये है कि ये भारत की जो टेरेस्ट्रियल आपकी वाटर लिमिट्स हैं इनको काफ़ी हद तक बढ़ाता है। आपने सुना होगा समथिंग कॉल्ड एज EEZ, ठीक है। तो जहाँ तक हमारे आइलैंड्स होंगे, जहाँ तक हमारा बेसिकली मेनलैंड होगा, जहाँ तक भी हमारा लैंड होगा, वहाँ के आसपास का जो एरिया होगा वो भारत के EEZ का हिस्सा बनता है, राइट। इसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं ये इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी की इंटरसेक्शन पे लाई करते हैं, उनके एक तरह के जंक्चर पे लाई करते हैं। एंड इतना ही नहीं, ये उसके बाद अगर आप देखें साउथ चाइना सी बेसिकली पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये इंडियन और पैसिफिक ओशन के जंक्चर पे लाई करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंडो पैसिफिक की जो अहमियत है वो कितनी ज़्यादा। अब देखिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है ये कई सारे लेवल्स पर है। मैंने आपको इसकी लोकेशन तो समझा ही दी है, लेकिन लोकेशन के अलावा इसकी इंपॉर्टेंस जियो स्ट्रैटेजिक लेवल पर भी है और आर्थिक लेवल पर भी आपको इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाती है। रणनीतिक तौर पे अगर आप देखें, सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस आती है चाइनीज इन्फ्लुएंस के खिलाफ। आपने देखा होगा जो हमारा हिंद महासागर है इसमें किस तरीके से चीन का जो प्रभाव है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा ये भारत के लिए भी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है इन ऑर्डर टू हेल्प इंडिया बिकम अ रीजनल मैरिटाइम पावर, कि हम जो हैं क्षेत्रीय स्तर पर एक समुद्री शक्ति बनना चाहते हैं, उसमें भी अंडमान निकोबार का बहुत बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, जो कि लुक ईस्ट पॉलिसी का एक बड़ा अपग्रेड किया गया था, उसमें भी भारत के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है अंडमान निकोबार का आइलैंड्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसके अंदर कई सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसके अलावा भारत का जो समुद्री व्यापार है उसको भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने में अंडमान निकोबार आइलैंड्स एक बड़ी भूमिका निभाता है। वन बाय वन सबकी बात कर लेते हैं। ये देखिए चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन रीजन। हम सभी जानते हैं कि चाइना हिंद महासागर में एक बहुत ही ज़्यादा आक्रामक नीति अपना रहा है और ये केवल आज की बात नहीं है। हम ऑलमोस्ट ऐसा कह सकते हैं कि 2013 से चाइना की जो स्थिति है वो ऑलमोस्ट इस तरीके से ही चल रही है। वो यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, कई सारे देशों को अपने हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है। उनकी जो नेवल फोर्सेज हैं, उनकी जो नौसेनाएं हैं, उनको यहाँ पर कई बार तैनात कर चुका है। उसने कई सारे यहाँ पर नेवल बेसिस को स्थापित कर लिया है। पाकिस्तान में आपने सुना होगा ग्वादार को स्थापित किया है। और इसके अलावा अफ्रीकन कंट्री है जिबोती के नाम से, जहां पर जाकर उन्होंने अपने बेसिकली एक नेवल बेस को बना लिया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं किस तरीके से चाइना का पूरा जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी देश के साथ चाइना डेफिनेटली कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा, पोर्ट ऑफ कोलंबो ये श्रीलंका में है, पोर्ट ऑफ कराची ग्वादार पोर्ट ये पाकिस्तान में है, पोर्ट ऑफ डुकुम ये आपका लोकेटेड है यहाँ पे इन द कंट्री ऑफ UAE। इसके बाद आपका आ जाता है जिबोती। इसके बाद आपका यहाँ पे अफ्रीका में भी पोर्ट्स हैं। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया में पोर्ट है। उसके बाद ये कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सोनादिया पोर्ट है जो कि बांग्लादेश में है। देन वी हैव द कोको आइलैंड जो कि म्यांमार में है। कई सारे कंट्रीज के साथ चाइना ने बेसिकली इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एग्रीमेंट्स साइन किए हैं। अब देखिए इसमें भारत की भूमिका अंडमान निकोबार आइलैंड्स किस तरीके से बेहतर करते हैं। अभी क्या है कि अगर भारत कोशिश करता है या भारत किसी भी प्रकार की एफर्ट्स लगाता है चाइनीज असर्टिवनेस के साथ डील करने के लिए, तो पूरा का पूरा दारोमदार आता है हमारी ईस्टर्न फ्लीट के ऊपर। हमारी नेवी की जो ईस्टर्न फ्लीट है इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये लोकेटेड है विशाखापट्टनम में। अब विशाखापट्टनम से ज़्यादा नज़दीक कौन सा हमारा ईस्टर्न फ्लीट है सो दैट हम चाइना को काउंटर कर सकें, वहां पर आता है पिक्चर में अंडमान निकोबार का आइलैंड्स। द अरेंजमेंट इज लाइकली टू चेंज विद द ग्रोइंग मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द आइलैंड्स, जिसके चलते हम आइलैंड्स के ऊपर एक परमानेंट फ्लीट भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपने सुना होगा भारत का एक लौता ट्राई सर्विस कमांड है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में लोकेटेड है। ये वाला जो हमारा ट्राई कमांड स्ट्रक्चर है ये बेसिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा रिसेंटली भारत ने एक CDS को नियुक्त किया था जिसमें हमारे जनरल बिपिन रावत फिलहाल भारत के CDS हैं। तो पर्पस वहां पर यही है कि भारत के पूरे एरिया में हम ट्राई सर्विस कमांड को आगे बढ़ावा दें। तो इसके चलते अभी अगर आप ध्यान से देखें इंडिया का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑन दी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं।
कार निकोबार के आइलैंड्स के ऊपर भारत की 2 फुल लेंथ एयर स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। तो 2 बड़ी बड़ी एयर स्ट्रिप्स हैं जो कि कार निकोबार में हैं, और ये दोनों की दोनों जो एयर स्ट्रिप्स हैं ये बेसिकली एयरफोर्स के बेसेस हैं। इसके बाद पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, यहाँ पर आपका एक नेवल बेस है, और इसके बाद 2 छोटी एयर स्ट्रिप्स हैं जो कि लोकेटेड हैं दिगलीपुर में और कैम्बेल बे में। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, नंबर 1 दिगलीपुर और यहाँ पर आपका कैम्बेल बे, ये दोनों में आपकी 2 छोटी एयर स्ट्रिप्स हैं। पोर्ट ब्लेयर में आपका आ जाता है ट्राई सर्विस कमांड, और कार निकोबार में नंबर 3 और नंबर 4 बेसिकली आपकी 2 बड़ी एयर स्ट्रिप्स हैं जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों की दोनों तो यहाँ पे अवेलेबल हैं ही, साथ में हमारी इंडियन आर्मी भी यहाँ पर अवेलेबल करवाई गई है। इसके अलावा जो पोर्ट ब्लेयर में और मयाबंदर में जो यहाँ पर हार्बर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हार्बर्स हैं, बिकॉज वो एक तरीके से नेचुरल हार्बर्स का आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं जिनको हम आगे जाके बड़ी बड़ी शिप्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद रिसेंटली अगर आपने सुना होगा, ये बात लगभग 1 साल पहले की है, बहुत सुर्खियों में रही थी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने इसको लेकर एक पैक्ट साइन करने की बात करी थी कि क्यों ना हम हमारे अंडमान और कोकोस आइलैंड्स को इंटरचेंजेबली यूज करें, यानी कि अगर इंडिया को जरूरत है कोकोस की तो वो इस्तेमाल कर ले, ऑस्ट्रेलिया को जरूरत है अंडमान की तो वो इस्तेमाल कर ले। इस चीज का अग्रीमेंट भी ऑलमोस्ट हमने साइन कर लिया है। कई बार ये सजेशन सामने आई थी दैट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कुड कंसिडर अ कोलैबोरेटिव डिप्लॉयमेंट ऑफ देयर LRMP एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडियाज अंडमान एंड ऑस्ट्रेलियाज कीलिंग ऑल्सो नॉन एज कोकोस आइलैंड्स। ये एक बहुत बड़ी चीज है, और ये कहीं ना कहीं चाइना की जो साउथ चाइना सी में प्रेजेंस है उसको मॉनिटर करने के लिए काफी बड़ा योगदान कर सकती है। इसके बाद दूसरी चीज की बात करें कि इंडिया को अंडमान निकोबार आइलैंड्स किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं एक क्षेत्रीय स्तर पर समुद्री शक्ति बनने में। देखिए, हमने बिम्स्टेक को लेकर कई सारी बातें करी हैं। बिम्स्टेक हमने काफ़ी सालों से पिक्चर में चल रहा है, लेकिन बिम्स्टेक काफ़ी सालों से डॉर्मेंट भी हो चुका था, यानी कि एक ऐसा संगठन जो कि बना तो लिया था लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। अब टाइम आ चुका है कि बिम्स्टेक को हम दोबारा से रिवाइव करें, और बिम्स्टेक को रिवाइव करने के बाद हमारा जो रीजनल मैरीटाइम पावर का स्टेटस है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो सकता है। इसके अलावा मिलान सीरीज ऑफ एक्सरसाइज है जो कि भारत चला रहा है सन 2003 से। इन सब चीज़ों के चलते भी अगर हम इन एक्सरसाइजेस को अंडमान निकोबार से चलाते हैं, उस केस में हमारी रीजनल मैरीटाइम पावर और बढ़ जाती है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में किस तरीके से मदद करेगा? देखिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सीधा सीधा इसका रोल है, जितना नजदीक हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के आ पाएंगे, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपको मालूम होगा सबसे ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर ही डिपेंड करती है। साउथ ईस्ट एशिया से भी अगर मैं और बेहतर वर्ड इस्तेमाल करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेसिकली एशियान कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो भारत जितना नजदीक एशियान कंट्रीज के आ पाएगा उतना हमारे लिए बेहतर है। अब देखिए, द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द आर्कीपेलागो to the Southeast Asian countries enables India to foster the friendly relations by engaging them through the joint operations। हम यहाँ पे कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हमारा व्यापार यहाँ से कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करने के बाद ही हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और बेहतर फंक्शन कर पाएगी। अगर हम बात करें इसकी आर्थिक अहमियत की तो सबसे पहले आता है नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, आइलैंड जो है उसका योगदान भारत के लैंडमास में केवल और केवल 0.2% का है, लेकिन अगर हम देखें इसका जो भारत का जो हमारा EEZ है उसमें इसका योगदान लगभग 30% का है। क्यों? क्योंकि इसकी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है और इसीलिए इसके आसपास का जितना भी आपका समुद्र है वो भारत के लिए अवेलेबल है। और आप सभी को मालूम होगा आइलैंड्स आर फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें आपको कई कई तरह के फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, ना जाने कितनी सारी आपको स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं जो बेसिकली ये बताती हैं कि यहाँ पर आपको रिच रिसोर्सेज मिल सकते हैं। तो ये भारत के व्यापार के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी भी एक खबर आई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि खबर थोड़ी पुरानी है, कि आइलैंड चेन इज ऑल्सो नोन टू हैव सब्सटेंशियल हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स। एक्सप्लोरेशन चल रही है लेकिन अभी तक हमने वहां से एक्सप्लॉयटेशन नहीं करी है उन रिसोर्सेज की। इसके अलावा अगर आप देखें टूरिज्म, तो आप सभी को मालूम होगा, हालांकि कोविड-19 में अंडमान निकोबार जो है लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले अंडमान निकोबार का जो मेन स्टे था पैसा कमाने का वो टूरिज्म ही था। और यहाँ पर ये सब चीज़ों के चलते अंडमान निकोबार हमारे लिए बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की बात भी करी गई थी। इंडिया ने ये फैसला लिया था कि हम लगभग 10,000 करोड़ रुपए लगाएंगे फॉर बिल्डिंग अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट द ग्रेट निकोबार आइलैंड।
अब ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जैसे मान लीजिए भारत में किसी शिप को आना है, ठीक है, तो वो हर शिप जो है भारत के नज़दीक नहीं आ पाती है, बिकॉज कई बार शिप्स बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो अंडमान निकोबार का आइलैंड्स हैं, वो शिप जो बड़ी शिप होगी वो अंडमान निकोबार में आएगी, वहाँ से उस सामान को छोटी छोटी शिप्स में लाया जाएगा और उसके बाद वो सामान जो है भारत में अपनी लोकेशंस पे पहुँच सकता है डिपेंडिंग अपॉन द उसकी डेस्टिनी। ठीक है, तो ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए 10,000 करोड़ की बात करी गई थी। ये देखिए, इंडिया प्लान्स ₹10,000 करोड़ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट द ग्रेट निकोबार आइलैंड। और यहां पर अगर मान लीजिए आप एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यहां पे बना लेते हैं, तो अभी जो भारत की निर्भरता है वो ट्रांसशिपमेंट के लिए डिपेंड करता है सिंगापुर में या फिर कोलंबो में। कई सारे बच्चों को ये नहीं मालूम होगा, लेकिन आज भी भारत की जो बड़ी बड़ी शिप्स जो भारत में सामान लेकर आती हैं वो पहले सिंगापुर जाती हैं या फिर कोलंबो जाती हैं, वहां से उनको छोटी शिपों में लादा जाता है और उसके बाद उसको भारत में लाया जाता है। तो वो वाला आपका जो डिपेंडेंस है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। दी हब विल ऑल्सो फैसिलिटेट फ्यूचर नेवल कॉपरेशन बिटवीन इंडियन नेवी और जो हमारी क्वाड की पावर्स हैं, क्वाड की जो नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूएस, तो इनके साथ भी हमारी जो एंगेजमेंट है काफ़ी बढ़ सकती है। फाइनली बात करें, इंडिया की जो ट्रेड है उसको सुरक्षित करने में भी बहुत बड़ा योगदान निभाता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए, ये क्योंकि सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बिल्कुल बीच में लोकेटेड है, इसीलिए इंडिया की ट्रेड को सुरक्षित करने में बड़ा रोल निभाता है। इंडिया की दोस्तों 97% जो ट्रेड है वो बेसिकली इंडियन ओशन रीजन, जो हमारा हिंद महासागर का क्षेत्र है, उसी के सी रूट्स के थ्रू गुजरती है। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स वहां पर रहते हुए उन सभी चीजों के ऊपर निगरानी रख सकते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी इसीलिए बढ़ चुकी है। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड ड्यू टू द मैसिव इंपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस। तो भारत के लिए ऑयल और गैस स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स का हिस्सा है, और क्योंकि हम इनकी इंपोर्ट को काफ़ी बढ़ा रहे हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स जैसे जो आइलैंड्स हैं वो इन चीज़ों पे निगरानी रख सकते हैं। यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है जो कि ये आइलैंड्स हमें ऑफर करते हैं। इसी के चलते आई थिंक अब हम समझ चुके होंगे कि किस तरीके से अंडमान निकोबार आइलैंड्स जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, लोकेशनल एडवांटेजेस एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफर करते हैं, जो कि मैं समझता हूं भारत में कोई भी और यूनियन टेरिटरी, कोई भी और अकेली स्टेट ऑफर नहीं कर सकती है। राइट, वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आई हैव गिवन यू सो मच कंटेंट कि अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक एसे भी लिख सकते हैं। जाने से पहले लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अनअकैडमी से यदि आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दो तरह की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। एक है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स, और दोनों ही कोर्सेज में आपकी एक साल का जो प्राइस है, प्लस में 49,500 है, आइकॉनिक में 74,500 है। इसमें प्लस में आपको क्लासेस मिलती हैं, आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच के साथ मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का भी मौका मिल जाता है। इफ़ यू यूज़ माय कोड अनी यूपीएससी तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपको कई सारे और ऑफर्स भी साथ में मिल जाएंगे। ऑफर्स में आपको सबसे पहले तो प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे जिनकी वैल्यू 10,000 रुपये की है, और इसमें आपको 12 महीने की जगह 15 महीने की सब्सक्रिप्शन दी जाएगी, यानी कि नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स तक की आपको ऑफर दी जाएगी। फिर भले प्रीलिम्स जुलाई में हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो, तब तक प्रीलिम्स वैलिड, तब तक आपकी सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगी। एंड इसमें ईएमआई की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जिनको कि आप यहाँ पर ले सकते हैं। एंड ऑब्वियसली 10% डिस्काउंट तो आप लोग ले ही सकते हैं यूजिंग माई यूनिक रेफरल कोड ANIUPSC। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए कुछ निशुल्क ऑफर्स लेकर आया है, कुछ निशुल्क इनिशिएटिव्स लेकर आया है। अनअकैडमी कॉम्बैट में आपको हिस्सा लेना है, यूजिंग माई कोड ANIUPSC जो लोग यहाँ पे विनर्स होंगे उनको भी स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। एंड हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज अनअकैडमी पाथफाइंडर, यूजिंग माई कोड ANIUPSC, इसको भी आप लोग अनलॉक कर सकते हैं। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।